हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे शस्य विज्ञान का परिचय टॉपिक 1। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो भी देख लेना। बाकी आप सभी के कहने पर रिवीजन क्लास वापस से लगाई है। अभी तक जितना भी पढ़ा सब कुछ हम वापस रिवाइज करेंगे और उसको जीरो से समझेंगे ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो अभी तक जितना भी पढ़ा था उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो रिवीजन क्लास है इसको महत्वपूर्ण मानिए और इसको अच्छी तरह से ध्यान देकर पूरा सब इससे प्रिपेयर जरूर करिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक हम गोल रखते हैं, आप मिनिमम 150 से 100 लाइक करेंगे। 100 से 150 इस वीडियो पर लाइक होनी चाहिए, तभी इस रिवीजन क्लास का सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँगा। आप यदि 100 से 150 लाइक करते हैं तभी यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट का एग्रोनॉमी का सेकंड पार्ट रिवीजन क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप ये आप कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, तो जल्दी से कर देना ताकि इसका सेकंड पार्ट मैं आपको अच्छी तरह से समझाकर ऐसा ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शस्य विज्ञान की परिभाषा। शस्य विज्ञान की परिभाषा में सबसे पहले देखिए कि वह शाखा जिसमें फसलों की खेती की जाती है और उसका अध्ययन किया जाता है, फसलों की खेती की जाती है या अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को शस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शस्य विज्ञान कहते हैं। वह शाखा जिसमें फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को शस्य विज्ञान कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कृषि का इतिहास। कृषि का इतिहास, यहाँ से आपके जो टॉपिक है मेन टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है। तो हमारे सिलेबस में कृषि का इतिहास एग्रोनॉमी का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। इसी को समझना हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको देखिए और समझिए कि बेसिक पॉइंट है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर क्या है कि 1 जनवरी 001 हमारे फर्स्ट कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 001 से, फिर अभी चल रहा है 2023 तक। ये जो पहले समय का जो कैलेंडर चलता था उस कैलेंडर का नाम था ग्रिगोरियस कैलेंडर। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात, जैसे मैंने बात की थी 10,000 वर्ष पूर्व। 10,000 वर्ष पूर्व, मैंने कहा 10,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ कि उस समय ऐसा हुआ था। तो समझिए यहाँ पर उस 10,000 पूर्व या ईसा पूर्व को कहा जाता है बिफोर क्रिस्ट। क्या कहते हैं? बीसी या बिफोर क्रिस्ट कहते हैं। फिर मैंने कहा कि आज से 4 साल बाद में ये होने वाला है, तो ये क्या हो गया? ईसा पश्चात हो गया। तो उसको कहते हैं आफ्टर डोमिनियन। क्या कहते हैं? आफ्टर डोमिनियन। बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर डोमिनियन। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डाउट में डीप में नहीं जा रहा हूँ, जो बेसिक है वो अपनी भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी भी आई होप सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब कृषि के इतिहास में सबसे फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है 10,000 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व मानव ने प्रथम पशु के रूप में कुत्ता पाला। क्या पाला? कुत्ता पाला। मानव ने प्रथम पशु के रूप में कुत्ता पाला। फिर हम बात करते हैं 8700 बीसी, यानी कि 8,700 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट या ईसा पूर्व। 8,700 ईसा पूर्व की बात हो रही है, जिस समय भेड़ पालन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? भेड़ पालन प्रारंभ हुआ। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बनेगा कृषि में सर्वप्रथम पशु किसको पाला गया था, तो भेड़ आएगा। यदि पूछा जाए कि मानव ने प्रथम पशु किसको पाला, तो कुत्ता आएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मानव ने प्रथम पशु कौन सा पाला? कुत्ता पाला। लेकिन कृषि में सर्वप्रथम पशु कौन सा पाला गया था, तो भेड़ पाला गया था। क्लियर है? यहाँ तक आगे बात करते हैं 7,700 बीसी, यानी कि 7,700 ईसा पूर्व बकरी पालन प्रारंभ हुआ। क्या पालन हुआ? बकरी पालन प्रारंभ हुआ। फिर देखिए 7,500 बीसी गेहूं एवं जौ की खेती प्रारंभ हुई। किसकी खेती?
जौ एवं गेहूँ की खेती प्रारंभ हुई। कब हुई? 7500 BC, यानी कि 7500 ईसा पूर्व। फिर हम बात करते हैं 2900 ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्रिस्ट, सिंचित खेती एवं हल का आविष्कार हुआ। सिंचित खेती एवं हल का आविष्कार कब हुआ? 2900 BC, 2900 BC। अब देखिए यहां तक क्लियर होगा। ये हमने कृषि के इतिहास के सबसे पूर्व पॉइंट शुरू किए हैं। मैंने आपको कैलेंडर के बारे में बता दिया, जो कि क्या था? बेसिक पॉइंट था। जिसने भी यहां तक क्लास देख रही है जल्दी से लाइक कर दो। जिसने भी यहां तक क्लास देख ली है जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करना एक फ्री होता है और मोटिवेट हमको करता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। तो एक लाइन में आपका क्या जाएगा? एक लाइक में आपका क्या जाएगा? लाइन नहीं, लाइक। ठीक है, तो लाइक करो फटाफट। फिर हम बात करते हैं 2300 BC, 2300 ईसा पूर्व। चना, नाशपाती, सरसों, कपास की खेती प्रारंभ हुई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चना, नाशपाती, सरसों, कपास की खेती कब प्रारंभ हुई, तो आप क्या आंसर दोगे? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। उस समय आंसर देना है 2300 BC, यानी कि 2300 ईसा पूर्व चना, नाशपाती, सरसों, कपास की खेती प्रारंभ हुई। अब देखिए अगला पॉइंट 2200 ईसा पूर्व, 2200 BC, यानी कि ईसा पूर्व, मुर्गी, भैंस एवं हाथी पालन शुरू हुआ। मुर्गी, भैंस एवं हाथी पालन शुरू हुआ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? मानव ने कुत्ता पाला। फिर खेती के लिए प्रथम पशु अपना भेड़ पाला गया। फिर उसके बाद में मुर्गी, फिर उसके बाद में भैंस और हाथी पालन शुरू हुआ 2200 BC में। फिर देखिए 1700 BC में क्या हुआ? घोड़ा पालन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? घोड़ा पालन प्रारंभ हुआ। अभी तक तो गाय की बात आई नहीं है, कहीं तक आसपास भी नहीं दिखी है। तो 1700 BC में घोड़ा पालन प्रारंभ हुआ। 1500 BC में गन्ने की खेती एवं कुएं से सिंचाई की शुरुआत हुई। क्वेश्चन अवश्य बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी ध्यान रखना बेटा। यहीं पर फंसोगे आप तो इसको क्लियर कर लो। 1500 BC में गन्ने की खेती एवं कुएं से सिंचाई की शुरुआत हुई। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट 1500 AD, आफ्टर डोमिनियन। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आफ्टर डोमिनियन यानी कि ईसा पश्चात, BC मतलब ईसा पूर्व। क्लियर है ना? 1500 BC, मैंने कहा 1500 BC यानी कि ईसा पूर्व। मैंने कहा 1500 AD यानी कि ईसा पश्चात। फिर देखिए मौसम्बी एवं अनार की खेती प्रारंभ हुई 1500 AD, ईसा पश्चात। 1500 ईसा पश्चात मौसम्बी और अनार की खेती प्रारंभ हुई। अगला पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर समझिए 10 मई 1498 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाल देश का नागरिक था। ये भारत आया और इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जब जाके मौसम्बी एवं अनार की खेती, गन्ने की खेती एवं कुएं से सिंचाई की सुविधा ये सभी शुरू हुई थी। अब यहाँ पर समझिए अगला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की। कहाँ की? पुणे महाराष्ट्र में की। किसकी की? भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना की। कब की? 1875 में। यहाँ पर लैब बना था कलकत्ता में। सबसे पहले मौसम विज्ञान का लैब बना था कलकत्ता में। देखिए इसका इंग्लिश में नाम जो होता है वो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीज़न। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विज्ञान को संभालता है, और एक होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीज़न जो ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट रिसर्च करता है। तो इस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीज़न जो है वो कहाँ है? पुणे में है। और एक होता है इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। जो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IAMD, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, सभी ने जान भी लिया होगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अभी तो हम सिर्फ कृषि का इतिहास ही बात कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ना है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट। अब देखिए 1871 में संयुक्त कृषि राजस्व एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई। क्लियर है। और इसमें याद रखने के जैसा या समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें याद रखना है, देखना है, ये सिर्फ हमें एक बार देखना है। 1871 में संयुक्त कृषि राजस्व एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई, बस। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ अलग से कुछ समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो सामने 1871 में संयुक्त कृषि राजस्व वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई, बस। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए 1881 स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना हुई। मैं इस तरह से आपको समझा सकता हूँ कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर है ना। अब मैंने कहा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ पर मत जाना, वो तो मैंने आपसे एक अच्छा सा एक कन्वर्सेशन के लिए किया था कि आप सभी क्या कमेंट्स करोगे। अब देखिए 1881 स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। फिर क्या हुआ था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थापित हुआ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थापित हुआ था। फर्स्ट कब हुआ था, 1906 में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में। देहरादून कहाँ था, उत्तराखंड में आता है, तो देहरादून में इसकी स्थापना की गई। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए 1899 से 1956 अकाल पड़ा। कौन सा पड़ा, 56 अकाल पड़ा। 1899 से 1900 में 56 अकाल पड़ा। फिर नेक्स्ट पॉइंट 1901 से 1905 में कृषि से संबंधित विभिन्न अनुसंधान केंद्र पुणे, कानपुर, नागौर, साबुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में की गई। अब देखिए लायलपुर का जो कृषि अनुसंधान संस्थान जो केंद्र था वो अब कहाँ है, पाकिस्तान में। आपको पूछा जाए कि वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में। पुणे, कानपुर, नागौर, साबोर, लायलपुर वाला जो केंद्र था वो अब कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में। और कोयम्बटूर में की गई थी। किसकी, कृषि संबंधित विभिन्न अनुसंधान केंद्र जो थे उनकी। कितने, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पर कृषि से संबंधित विभिन्न अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1905 में फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, हेनरी फिलिप ने की थी। किसने की थी, हेनरी फिलिप ने फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। सबसे पहले हुई थी पूसा, समस्तीपुर, बिहार में की गई थी। जिससे क्या हुआ था कि देखिए, जिसमें दरभंगा एक जिला है, दरभंगा एक तहसील है, सॉरी, और समस्तीपुर एक बिहार का जिला है, जहां पर 1905 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। क्लियर है, डाउट है कुछ। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना पूसा जो है वो दरभंगा समस्तीपुर तहसील में है, और समस्तीपुर तहसील पूसा जो है वो दरभंगा तहसील में है, दरभंगा जो है वो समस्तीपुर जिले में है, और ये बिहार में पड़ता है। क्लियर है। 1911 में ARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 1919 में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पर 2 कंफ्यूजन आ रहे हैं, एक तो 1905, ये 1905 2 बार है। देखिए 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये IARI एक और संस्था है, ये IARI एक और संस्था है सेकंड, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ये आगे जरूर आएगा, वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, USA के दानदाता हेनरी फिलिप। कौन थे, हेनरी फिलिप, जिन्होंने $30,000 लगभग 9 लाख रुपए, $30,000 या ब्रिटिश पाउंड, उस समय ये ब्रिटिश के थे, तो उन्होंने 30,000 ब्रिटिश पाउंड को लगभग 9 लाख रुपए का सहयोग किया था। ब्रिटिश पाउंड 9 लाख रुपए का सहयोग किया था
अब देखिए 1934 में बाढ़ के कारण संस्थान के बहुत हानि हुई। तत्पश्चात इसे 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले कहा था पूसा में ये था, फिर क्या हुआ था, बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण इस संस्था को 1936 में 1936 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। किसको? IARI को। इसके प्रथम निर्देशक थे डॉक्टर विश्वनाथन। कौन थे? डॉक्टर विश्वनाथन इसके प्रथम निर्देशक थे और इसके वर्तमान निर्देशक हैं डॉक्टर AK सिंह। कौन है? डॉक्टर AK सिंह। क्लियर है? कहने का ये कह रहा पॉइंट कि USA के दानदाता थे हेनरी फिलिप, जिन्होंने फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की थी। उन्होंने 30,000 ब्रिटिश पाउंड को लगभग 9 लाख रुपए का सहयोग किया। क्यों किया? कि 1934 में क्या हुआ था, बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण जो हमारी ICR या IARI संस्थान थी उसे स्थानांतरित करना था। वो बाढ़ग्रस्त से क्षतिग्रस्त हो गई थी, मतलब खत्म हो गया था पूरा। तो 1936 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, लगभग 9 लाख रुपए का सहयोग किया था भारत को। इसके प्रथम निर्देशक डॉक्टर विश्वनाथन और वर्तमान निर्देशक हैं डॉक्टर AK सिंह। अब देखिए 1912 गन्ना प्रजनन संस्थान शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में की गई। ये सभी को पता है, लगभग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कोयम्बटूर तमिलनाडु में की थी। अब क्या होता, एक वैज्ञानिक थे टी वेंकट रमन और CA बार्बन ने मिलकर गन्ने का नोबलीकरण किया। अब ये नोबलीकरण क्या होता है? नोबलीकरण का मतलब किसी, जैसे हम कहते हैं ना, एक पौधे से एक पौधा तैयार करना, क्रॉस करवा के नया पौधा तैयार करना। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर देखिए, समझिए। सेकेरम ऑफिसिनरम जो था उसका कीट प्रतिरोधी गन्ना, जिसे नोबल कैन कहते थे, उसका खरपतवार से एक खरपतवार था जिसका नाम था कोस से स्पोटेनियम। क्या किया था? सेकेरम ऑफिसिनरम जो था उसका क्रॉस करवाया खरपतवार कोस से स्पोटेनियम नाम के खरपतवार से। फिर उन्होंने गन्ने का नोबलीकरण करके एक कीट प्रतिरोधी गन्ना नोबल कैन प्राप्त किया। क्लियर है? कहानी ये है कि सेकेरम ऑफिसिनरम का क्रॉस करवाया खरपतवार जिसका नाम है कोस से स्पोटेनियम। इससे क्रॉस करवाने के बाद में जो हमें संतति मिली उसका नाम है कीट प्रतिरोधी गन्ना, या उसे नोबल कैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल कैन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट 1926 में रॉयल कमीशन आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 1926 में रॉयल कमीशन आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष थे इसके लॉर्ड लिथिगो। ये देखिए, लॉर्ड लिथिगो इसके अध्यक्ष थे। रॉयल कमीशन आयोग का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिथिगो। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बार बार रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मुंह पर आ जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, 16 जुलाई 1929 रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अब देखिए, आप कहोगे कि सर आपने तो बीच में ICAR को भी डाल दिया, IARI की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर समझिए ICAR और IARI लगभग मिलीजुली संस्था है। क्या है? मिलीजुली संस्था है। तो हमारे यहाँ पर 1936 में किससे को ट्रांसफ़र किया गया था, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। बाद में कहोगे सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। 1936 में IARI को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। 1934 में बाढ़ आई, बाढ़ के कारण इसे 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अब कंफ्यूज नहीं रहना, यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको फेंक दो, इसको फेंक दो। IARI की बात चल रही है तो IARI को पकड़ के रखो। इसकी स्थापना 1936 में दिल्ली इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। अब देखिए 16 जुलाई 1929 रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के
यहाँ पर स्थापना हुई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना यहाँ पर हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1928 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में रॉयल कमीशन ने अपनी प्रथम रिपोर्ट सौंपी। किसको सौंपी? आईसीआर के अध्यक्ष थे उनको। कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। कौन थे? आईसीआर के अध्यक्ष थे, मेरे साथ में रिपीट कीजिए, मोहम्मद हबीबुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। देखिए, एक एक्ट आया था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के आधार पर आईसीआर की स्थापना की गई थी। एक कानून, यहाँ पर कानून लिख दीजिए, एक्ट याद नहीं रहता है, तो इस कानून के आधार पर, किसके? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कानून के आधार पर 1860, ये कब चला था? 1860 में चला था। इसके आधार पर आईसीआर की स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1965 से 66 में आईसीआर के प्रथम महानिदेशक, जिसे डायरेक्टर जनरल कहते हैं, कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल बने, बीपी पाल बने। 1965-66 में आईसीआर के प्रथम जनरल डायरेक्टर डॉक्टर बीपी पाल बने। नेक्स्ट पॉइंट, इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जो क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। इसका प्रथम मुख्यालय कहाँ पर था? मुंबई में था इसकी स्थापना, और इसका प्रथम मुख्यालय जो होता है वो कहाँ था? मुंबई में था। इसके अध्यक्ष, नेक्स्ट पॉइंट, 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्लानिंग कमीशन जिसे कहते हैं, 1950 में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, 1952 में किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई थी, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ये आप कब पढ़ोगे एक्सटेंशन सर्विस के बारे में? जैसे आप जेट का एग्ज़ाम देके कॉलेज की शुरुआत होगी, तो कॉलेज की शुरुआत में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये जो 4 सेमेस्टर जो होंगे, उसमें आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी, एक्सटेंशन सब्जेक्ट, जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई थी 1953 में, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सेंट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसे इंग्लिश में इसका नाम है सेंट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखे हैं, तो कंफ्यूज ना हो। और अब मत कहना कब प्रारंभ हुआ था, ये भी बता दिया। नहीं पता है तो देख लीजिए, फिर से देखिए एक बार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। मैंने वापस इसका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आपने इंग्लिश में ही, मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया था, तो नीचे नोट किया है, सेंट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था 1952 में। अभी जस्ट बात की है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा? आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप देखिए 1960 में भारतीय कृषि का प्रथम विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, GBPVAT। ठीक है, क्लियर है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? पंतनगर उत्तराखंड में। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसी को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। किसको? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हरित क्रांति की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? तो GPPV80 से हुई थी। क्लियर है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हरित क्रांति की जन्मस्थली का मतलब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखें 1963 राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पर 1963 में मैक्सिकन बोनी जातियों का भारत में आगमन हुआ। किसका हुआ था भारत में आगमन? मैक्सिकन बोनी जातियों का भारत में आगमन हुआ था 1963 में। उस समय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से इस बोनी जातियों का आगमन हुआ था। मैक्सिकन बोनी जातियों का आगमन किसकी सहायता से हुआ था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की सहायता से 1963 में। अब देखिए विश्व के प्रमुख अनाज कौन कौन से? गेहूँ, धान और मक्का। भारत के प्रमुख अनाज कौन से? धान और गेहूँ। फिर देखिए खाद्यान्न वाली फसलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लॉजिंग। अब ये लॉजिंग क्या है? लॉजिंग का मतलब होता है जैसे ये कोई पौधा है, ये पौधा जब इस तरह से झुक जाता है, इस अवस्था को कहते हैं लॉजिंग। पौधे का झुक जाना या तने वाले भाग से टूटकर गिर जाना क्या कहलाता है? लॉजिंग कहलाता है। अब देखिए लॉजिंग किस कारण से होता है? जब हमारी फसल अधिक लंबी हो तो उस समय में क्या होता है? हवा, पानी इत्यादि के द्वारा क्या हो जाता है कि अधिक प्रभाव पड़ने से फसलें तने वाले भाग से, तने के यहाँ से बीच में से क्या होती है? टूट जाती हैं, जिससे साइड में झुक जाती हैं और इस झुकने की अवस्था को लॉजिंग कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब पहले हमारे क्या होता था कि मैक्सिकन बोनी जातियों का भारत में आगमन से पहले जितनी भी जातियाँ थी सब लंबी हुए, मतलब उनके जो पौधे बनते थे वो सब क्या बनते थे? लंबे। अब क्या हुआ 1963 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया कि ये तो अन्य देशों में जाकर जांच की और वहाँ पर पता लगाया कि इनमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो हमारे भारत में ऐसी समस्या नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से मैक्सिकन बोनी जातियों का भारत में आगमन किया। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। CIMMYT अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का सुधार केंद्र, इसका आप गूगल पर नाम देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेंट्रल गेहूं एवं मक्का सुधार केंद्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए पादप प्रजनन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को पादप प्रजनन कहा जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम सब क्या जानते थे कि नॉरिन 10 जो है उसके जो जनक हैं, या हम कह सकते हैं कि जिसने इनकी खोज की, हम क्या जानते थे? नॉरिन 10 का खोज किसने की थी? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। लेकिन ये गलत है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है, सॉरी मैं थोड़ा क्लास लंबी होगी इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, बाकी कुछ नहीं। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे उन्होंने क्या किया था? इसका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया था। कि इसका नॉरिन 10 का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया था। किसने किया था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। और नॉरिन 10 की खोज की थी गोंजी से इनाजुका। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा, वही मैं पढ़ा रहा हूँ जो पूछा जाएगा। तो गोंजी से इनाजुका जो थे उन्होंने नॉरिन 10 की खोज की थी। अब मैक्सिकन बोना गेहूँ कौन सा था? ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो हमारा क्या है? मैक्सिकन बोना गेहूँ है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े, यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नॉरिन 10 खोज गोंजी से इनाजुका, नॉरिन 10 का व्यावसायिक उपयोग डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और मैक्सिकन बोना गेहूँ जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और पादप प्रजनक का नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। अब अंतर्राष्ट्रीय गेहूँ एवं मक्का सुधार केंद्र स्थापना हुई थी 1966 में।
क्लियर है, ये पूरा भाग मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। मेक्सिको क्या है, मेक्सिको किसका उत्पत्ति स्थान है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे को तो पता है लेकिन आप बताइएगा, ये आपसे क्वेश्चन है मेरा कि मेक्सिको मैंने क्यों लिखा है, क्या कारण है यहाँ पर मेक्सिको लिखने का। अब देखिए 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। किसकी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, 1965 में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ बफर स्टॉक को मेंटेन करता है, कौन बफर स्टॉक को मेंटेन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये बफर स्टॉक क्या है, ये जो बफर स्टॉक है ये क्या है समझिए। जब ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जब हमारे पास में, हमारे भारतवासियों के पास में खाने की कमी हो जाए, तो इस खाने की कमी न हो, इस कारण से हमने क्या कर रखा है कि पहले से ही खाने को इकट्ठा कर रखा है, हमने भोजन को इतना इकट्ठा कर रखा है कि हम कुछ सालों तक अपनी जो जनता है भारत की उसको खिला सकें। तो जब हमने उसका प्रबंधन कर रखा है, उसका मैनेजमेंट कर रखा है, उसको स्टॉक कर रखा है, तो उस स्टॉक को क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। कि जो हमारे भारतीय जो जनता है उसको खिलाने के लिए कभी क्या हो गया, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ, कृषि नहीं हुई, तो इस समय में हम क्या करेंगे, बफर स्टॉक का प्रयोग करेंगे। बफर स्टॉक क्या है, पहले से जो खाना हमने जो मेंटेन कर रखा है, उसका प्रबंधन कर रखा है, उसको एक जगह स्टॉक कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, तो उसी जो स्टॉक कर रखा है उसका प्रबंधन मेंटेन जो होता है, उसी को स्टॉक करने की जो प्रक्रिया जो है उसको बफर स्टॉक कहलाता है। कि कुछ समस्या होने से पहले उसको अनाज को इकट्ठा करना बफर स्टॉक कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समझ में गए होंगे बफर स्टॉक क्या है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1965, 1965 फिर से आ गया। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारंभ की, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारंभ की थी। इसे प्रथम पंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम भी कहते हैं। किसको कहते हैं, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना को प्रथम पंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम भी कहते हैं। अब 1966 और 67 HYVP अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1966 से 67 में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ध्यान देके नहीं पढ़ रहे हो, मैं ये मानूंगा। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ यदि उतनी कोशिश आप करें तो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 1966 से 67 में 1960 के जो दशक थे उनमें अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम एवं बौनी किस्मों के आगमन से भारत के अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। कब हुई थी, 1960 के दशक में, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ना, हरित क्रांति मामला क्लियर हो गया यहाँ पर। 1966 में 1960 के दशक, ये अलग है, ये अलग है, ये दशक कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सन कह रहा है। क्लियर है ना, ये सन वाला भाग चल रहा है 1966 और ये 1960 जो है वो दशक है। दशक का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब होता है साल जो होता है उसका एक समूह होता है। जैसे हमने कहा कि 100 वर्ष हो गए तो शताब्दी, उसी प्रकार से दशक भी होता है। तो वही 1960 के दशक में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम एवं बौनी किस्मों के आगमन से भारत के अनाज उत्पादन में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उल्लेखनीय का मतलब हो गया कि एक हम जानते भी नहीं थे, लेकिन उस प्रकार से जो हम जानते नहीं थे उससे भी अधिक अच्छा हो गया, तो जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखें मैंने क्या किया, हरित क्रांति आ ही गई है तो हरित क्रांति का सीधा कॉन्सेप्ट ही यहीं पर क्लियर कर दिया जाए। तो हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट ये है कि हरित क्रांति के पितामह कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार शांति क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया था, इनको 1987 में फर्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। फर्स्ट
विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 में। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। तीनों पॉइंट दिख रहे हैं ना? हरित क्रांति के पितामह डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के पितामह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। बस यहीं पर तो पॉइंट पूरा हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब एक पॉइंट और है, भारत में हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री कौन थे? सी सुब्रमण्यम जो थे वो भारत के हरित क्रांति के समय के कृषि मंत्री थे, जिनको भारत रत्न प्राप्त था। मैं कहने का मतलब भारत रत्न पुरस्कार से वो क्या थे? सम्मानित थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1973 डेयर कृषि अनुसंधान कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। इसके चेयरमैन थे आईसीआर के महानिर्देशक। महानिर्देशक किसे कहते हैं? जनरल डायरेक्टर जो होते हैं उनको महानिर्देशक कहा जाता है। क्लियर है? 1973 फिर से ARS कृषि अनुसंधान सेवा, एग्रीकल्चर जो हमारा अनुसंधान जो होता है उसकी सेवा जो होती है वो कब शुरू हुई थी? 1973 में। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर से ARS की शुरुआत कब हुई थी? कृषि अनुसंधान सेवा की 1973 में। अगला पॉइंट देखते हैं, 1974 2 अक्टूबर 1974 को डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता की सिफारिश पर कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में स्थापित हुआ। राजस्थान का प्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? इसे शॉर्ट फॉर्म में KVK भी कहते हैं। क्या कहते हैं? KVK, कंफ्यूज नहीं होना है। इसे शॉर्ट फॉर्म में KVK कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता की सिफारिश पर पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। राजस्थान में यदि इसकी बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? सीकर में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1975 में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की स्थापना हुई थी। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की स्थापना 1975 में हुई थी। फिर देखिए 1975 में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। काफ़ी समय हो गया, क्लास भी काफ़ी लंबी चल रही है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि क्लास सूखता जा रहा है, तो देखिएगा एक बार। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार इसको नोट कर लें। अब देखिए अगला पॉइंट। अब देखिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन कौन से हैं? एक तो मरुधरा बैंक। मरुधरा बैंक जो है ना वो क्या है? एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। उसी प्रकार से 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखिए 1974 में प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1974 में। अब 1978 में समन्वित ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी। समन्वित ग्रामीण विकास योजना। फिर देखिए अगला पॉइंट, 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम, लैंड टू लैंड, खेत से खेत, प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम। क्या L to L का मतलब ये होता है लैंड टू लैंड? नहीं, L to L का मतलब कहना चाह रहा है, मैंने यहाँ पर नोट किया है, देखिए यहाँ पर L to L का मतलब है लेबोरेटरी टू लैंड। लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला और लैंड का मतलब होता है खेत। तो प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम कहलाता है लेबोरेटरी टू लैंड। ICAR को 50 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम शुरू किया था। किसने? विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक जो थी उसने ICAR को 50 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम शुरू किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ तक सभी बातें समझ में आनी चाहिए
ये हमारा कृषि का इतिहास टॉपिक जो है वो चल रहा है, तो इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, इससे क्वेश्चन मिलेंगे। और हमें यहाँ पर 20 क्वेश्चन पर इस एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। हमें 20 क्वेश्चन राइट करना है, 20 में से 15 क्वेश्चन भी 15-17 क्वेश्चन तो हमारे राइट होने ही चाहिए। मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, 100 से 150 लाइक इस वीडियो पर होनी चाहिए, मिनिमम 100 लाइक तो होनी चाहिए। याद रहे, आप कैसे करोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता। ग्रामीण 1979 में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरुआत हुई थी। 1979 में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रोफेसर शिवारमण समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसके वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर GR चिंताला। कौन है? डॉक्टर GR चिंताला इसके वर्तमान चेयरमैन है। नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में प्रोफेसर शिवारमण समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसके वर्तमान चेयर डॉक्टर GR चिंताला है। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस रिजर्व बैंक का 50-50% योगदान होता है नाबार्ड की, हमारी जो बैंक है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास जो बैंक है उसमें, प्लस 250 करोड़ प्रारंभिक कुल पूंजी 500 करोड़ थी, चालू पूंजी अभी है 100 करोड़। किसकी? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक का 50-50% योगदान होता है नाबार्ड में। फिर 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500 करोड़ प्रारंभिक कुल पूंजी थी प्रारंभ के समय में जब नाबार्ड की शुरुआत हुई थी। अब चालू पूंजी कितनी है? 100 करोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1985 में फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। 1986 में तकनीकी तिलहन मिशन शुरू हुआ था। 1986 में 1998 और 1999 में 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। फिर 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1999 से 2000। फिर 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई थी। अब यहाँ पर स्टार लगा दीजिए। राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई? तो सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई थी। अगला पॉइंट 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। इसमें 22 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शुरू होता है। इसके नंबर हैं 1800-180-1551। दिख रहा होगा 1800-180-1551 इसके किसान कॉल सेंटर के नंबर हैं। क्लियर है? 2004 में 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। इसमें 22 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 6 बजे, ये सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चालू रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए सन 2004 राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 2004 में राष्ट्रीय बांस मिशन, बांस जो होता है ना, जिसे हम हमारे गांव में तो वाड़ा कहते हैं उसको, तो बांस के जो लकड़ियां जो होती हैं, उस बांस की लकड़ियों को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू हुआ था 2004 में।
फिर 2005 में आत्मा शुरू हुई थी, कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्निक मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी 2005 में शुरू हुई थी। फिर 2007 से 8 में नेशनल फूड सेफ्टी मिशन शुरू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2007 से 8 में। अब 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी, RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। 2014 से 15 समन्वित उद्यान विकास मिशन शुरू हुआ था। 2015 में मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। इसका एक स्लोगन था, स्वस्थ धरा खेतरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगाइए और इसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 2015 नीति आयोग का गठन हुआ था। नाम था NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नए डायरेक्टर जो है वो है परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। अगला पॉइंट देखते हैं, 2015 से 16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 से 16। आपने सभी गाँवों में देखा भी होगा कि हमारे जब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई थी उस समय जो सिंचाई के जो पाइप होते हैं उनको वितरित किया गया था। आप सभी को याद होगा, आपके घर परिवार में किसी किसी को मिला भी होगा। तो वही में यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वही थी, जब हमें पाइप वितरित किए गए थे सिंचाई के लिए। पाइप, उसके बाद नोजल, अलग अलग प्रकार की ड्रिप विधि, उसके बाद बूंद बूंद विधि, फवारा विधि, इस प्रकार के जो नोजल आते हैं इन सभी के, वो सभी हमें वितरित किए गए थे। तो वही यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी। अब 2016 से 15, 17 जनवरी 2016, 15-16 मान लीजिए, जब परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू हुई थी। 17 जनवरी 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। इतना ही याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। फसल बीमा योजना क्या है? फसल बीमा योजना वही होती है कि जैसे खेत में किसी कारणवश, कीटों के कारण, रोगों के कारण और उसके बाद में वर्षा के कारण, बाढ़ आने के कारण जब फसलें खराब हो जाती हैं तो उस समय जो फसल बीमा हमें प्राप्त होता है उस फसल बीमा का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वो कब शुरू हुई थी? 18 फरवरी 2016 को। 14 अप्रैल 2016 को ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार, यहाँ कृषि उपज के विपणन का एक ऑनलाइन व्यापार का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर समझिए, इसे अच्छी तरह से समझाऊंगा मैं, बहुत ही क्लियर। ई-नाम क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होते हैं? प्राइस दी होती है, इतनी प्राइस में ये कोर्स बिक रहा है। क्लियर है ना? इतनी प्राइस में ये कोर्स बिक रहा है। तो ई-नाम पद्धति क्या थी कि जैसे गेहूं की प्राइस है 40 रुपये, माना कि गेहूं की प्राइस कितनी है? 40 रुपये, और हमारे लोकल बाज़ारों में इसकी प्राइस कितनी मिल रही है? 22 रुपये मिल रही है। तो ये तो हमारे साथ में दगा हो रहा है ना, दगा हो रहा है। हमारे जो मेन बाज़ार है वहाँ पर 40 रुपये है और लोकल बाज़ारों में हमें 22 रुपये के मार्फत लिया जा रहा है हमसे। तो इसी प्रकार से किसी के साथ में धोखा ना हो और किसी के साथ में कुछ गलत ना हो, इस कारण से ई-नाम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। क्या किया था? ई-नाम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया था। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी एक से एक फसलों का, जैसे मक्का, बाजरा, जौ, गेहूँ, सभी की प्राइस वहाँ पर दर्शाई गई थी। इतनी प्राइस में वो क्या है कि केंद्र की जो बड़ी बड़ी मंडियाँ होती है वहाँ से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जुड़ा हुआ था और यहाँ पर हम
एक बढ़िया बात ये थी कि हमारे पास में जो उपज मिली हमें, उस उपज को हम उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जो फसल है उसको बेच सकते हैं। हमें उस पैसों में जो हमारे 40 रुपये हैं उसी वैरायटी में और उन्हीं प्राइस में हम यहाँ से अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो ये होता है ई नाम पद्धति, राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे पद्धति कहते हैं उसे ई नाम पद्धति नाम दिया गया है। इससे टोटल 144 मंडियाँ जुड़ी हुई हैं। इससे टोटल कितनी 144 मंडियाँ जुड़ी हुई हैं। फिर 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? किसान मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 14 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। पीएम किसान नाम से उससे जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि पीएम किसान की शुरुआत कब हुई थी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पढ़ा था, ये पीएम किसान क्या है? तो उस समय पीएम किसान शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी आपको दिया जा सकता है कि पीएम किसान की शुरुआत कब हुई थी तो 14 फरवरी 2019 को हुई थी। अब इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 1967 में। अब आता है इफ़को क्या? अब आता है क्रिप्को क्या है? 4 मई 1980 की सबसे पहले तो इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम है क्रिप्को का पूरा कृषक भारती कोऑपरेटिव। क्लियर है? KRI कृषक, BH भारती और CO कोऑपरेटिव। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट, NFL 1 सितंबर 1979 को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इस नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है, एक आप इंडस्ट्री कह सकते हो इसको, आप एक फैक्ट्री कह सकते हो। तो इसमें क्या हुआ था? राजकीय उर्वरक बनाने की कंपनी है ये क्या है? एक राजकीय उर्वरक बनाने की कंपनी या फैक्ट्री भी आप इसे कह सकते हो। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1979 में। अब यहाँ पर हमने बात की थी कृषि का इतिहास। हमारा जो कृषि का इतिहास जो टॉपिक था वो यहाँ पर हमने रिवीजन क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया। रिवीजन क्लास में कृषि का इतिहास जो टॉपिक था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अन्यथा आप सभी ने जिस प्रकार से मुझे जवाब दिया था उस हिसाब से तो मैं ये रिवीजन क्लास नहीं लगाता, लेकिन कुछ भाइयों के कारण मुझे ये रिवीजन क्लास वापस से लगानी पड़ी ताकि मैं उन भाइयों को अपनी तरफ से 100% दे सकूं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक के नोट्स जिस किसी को भी नहीं पता है मैं बता दूँ, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 100 से 150 लाइक होने पर इस रिवीजन क्लास का नेक्स्ट वीडियो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अब इस 100 से 150 लाइक को कैसे करना है यह आप पर निर्भर करता है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार क्लास के माध्यम से कल नहीं तो परसों, जब आप 100 से 150 लाइक कर देंगे क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो होगी आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लास। हॉर्टिकल्चर में मैं आपको एक छोटी बारीकी से समझाऊंगा, वहाँ पर भी हम जीरो से बात करेंगे। तो उस क्लास को भी अटेंड कीजिएगा, उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से आप क्लास को और नोट्स को, प्रत्येक पॉइंट को समझ पाएँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना भी आपने अभी तक सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें और जल्दी से जल्दी अपनी ये जो छोटी फैमिली है यूट्यूब वाली उसको बड़ा कीजिए। हमें एक बड़ी फैमिली बनानी है
और मैं आपको अपना 100% दूंगा, तो आप भी मुझे अपना 100% दीजिए, ताकि आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अन्यथा ऐसे लगेगा कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।